कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वह मरने वाला है, इसलिए उसके मुंह से जो बोल निकल रहे हैं वो सच हैं। दरअसल विधि की अगर बात माने, यदि कानून की भाषा की बात कहे, मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे जाए तो वाकई वह सच बोल रहा होता है। ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन उसका पुलिस उसका कानून से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूं उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई, यह रोज तिल तिल मरते हैं, इसलिए अब मैं यहां जीना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात वह कह देता है। साथ ही वह कहता है कि जो मेरी लाश हो उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वह यह भी कहता है कि अस्थियों को तब तक विसर्जित न किया जाए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, उसके उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी मां को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है। उसकी परवरिश करने के लिए उसने ये बात कही थी। और जब ये बात कही थी तो ये बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहां पर यह सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल नहीं होती है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये बात पूरी तरह से सुनी नहीं होगी? और जिसने भी ये बातें सुनी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद चाहे वह सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स हों, ऐसा क्या हुआ था जो उसने यह कदम उठाया? आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन पहुंचता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसे ही यह सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। तत्काल प्रभाव से उसके डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यह पता कर रही थी कि आखिरकार यह मरने वाला है कौन। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। उसी से वहीं से अपने घर परिवार को भेजता था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का उसने पत्र लिखा है, जिनके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी। अब छोटे छोटे हिस्से थे उसके, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास तक ये बात पहुंच नहीं रही थी। भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जज हो या पुलिस हो या फिर आम आदमी हो या किसी भी संस्था से संबंध रखने वाले व्यक्ति हो, हर किसी के पास ये बात पहुंच रही थी। पूरे देश भर में हड़कंप हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। कहानी शुरू होती है। बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है। वहां का एक बैनी पूसा रोड होता है। वहां का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया, जो कि रोहटा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी, कम बात करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इसकी जिंदगी में आए, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी सी बातें करती है। दोनों की बातचीत जब होती थी तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं। और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है। वहां पर परिवार की जो लोग आते हैं उनके सामने शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्ती पर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है।
2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है। बैंगलोर में यहां से वो जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का ये टूर होता है। लेकिन 2 दिन के टूर में कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था कि जो लड़की होती है या तो कहीं सामान खो देती थी, सामान खो दिया उसके बाद फिर बस छोड़ दी, इसी तरह की वो हरकत कर रही थी। और जब जब वो ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वो हंस देती थी। इंजीनियर को लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलोर लेके आता है, और बेंगलोर लाने के बाद एक अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का। इसके लिए वो उसकी तैयारी कराता है। जब तैयारी होती है तो फिर वह कहीं ना कहीं उसे नौकरी के लिए अवसर मिल जाते हैं। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार तो चल ही रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा की मौत के बाद यह सब वहां जाते ही हैं। इस लड़के के पापा भी 2 दिन के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था, उसके बाद ये वापस आते हैं। और जो लड़का है अतुल, वह अपनी पत्नी निकिता को उसके ऑफिस छोड़ता था 13 किमी तक बाइक चलाकर। उसके बाद वहां से अपने ऑफिस जाया करता था। रोज का यही सिलसिला चल रहा है। लगभग 50 किमी से ज्यादा का यह सफर था जो लगातार सफर वह करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बताया जाता है कि इसी बीच में उसकी पत्नी की नौकरी चली जाती है। पर इधर पत्नी की नौकरी चली जाती है। डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था तो डॉक्टर कहते हैं कि इनसे थोड़ा सा काम कराइए, क्योंकि काम कराना जरूरी है। शरीर का मूवमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन इसी बीच में मां को बुला लिया जाता है ख्याल रखने के लिए। 1 BHK का इनका फ्लैट होता है, वहां बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मां साथ में रहती है। जो घर में खाना बनाने के लिए एक नौकरानी आती है, जो साफ सफाई वगैरह करने के लिए आती है। जिंदगी बेहतरीन चल रही है। इसी बीच में बच्चा भी पैदा हो जाता है। इसी बीच में परिवार के लोगों की एंट्री भी हो जाती है। लेकिन जगह घर में कम थी, इसलिए परिवार के लोगों को एक होटल में ठहरा दिया जाता है। यहीं से स्थिति इतनी बिगड़ने शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों को लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोगों को दूर रखा गया, होटल में रखा गया, इससे अच्छा तो हमारा घर है, इस तरह की बातें। लेकिन इसी बीच में जब संबंध बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे थे तो संबंध अच्छे होने के दौरान बताया जाता है कि लगभग 19 लाख की रकम वह लड़की अपने परिवार वालों को, यानी कि अपनी मां को, अपने भाई को दिलवा चुकी थी। अब जैसे ये पैसे जा चुके थे तो इसी बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर तकरार होना शुरू हो जाता है। जब नौकरी चली जाती है तो मां और बेटी की बहुत सारी बातें होती थीं, छोटी छोटी बातें। उधर वो बैठ के सीरियल देख रही है तो सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और मां के जब आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है तो पति से कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है। किसी ना किसी बात पर विवाद, किसी ना किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो हालत कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। साल 2021 में वो वहां से चली जाती है। हालांकि उसको एक बेटा भी हो जाता है। जो प्रेग्नेंट तो ही गई थी, जो बेटा हो जाता है तो उसकी जिंदगी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस बीच में यह भी बात सामने आती है कि जो लड़के की मां है वो पूरी वेजिटेरियन है और जो लड़के की पत्नी है वो नॉन वेजिटेरियन है। पत्नी घर में कुछ ऐसी चीजें खाती थी जिससे मां को ऐतराज होता था। यही लड़ाई की छोटी मोटी वजह बन जाती है और यही बन जाती है वजह यहां से अलग होने की। वो यहां से सीधा अलग जाती है और अलग जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है निकिता सिंघानिया। और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115/2022 IPC की धारा 468A 323 504 506, साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये पहला मुकदमा था जो उस लड़के और उसके अतुल के साथ ही उसके पिता के, उसकी मां के, उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद तो मुकदमों की ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वो हत्या, मतलब कि मैंने ये बताया कि पीछे उसके पिता बीमार रहते थे और बीमार रहने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो इस लड़की ने यह आरोप लगाया कि मेरे पिता की जो मौत होती है वह मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से होती है, इसलिए उनकी जान चली गई। यहां भी मुकदमा हो जाता है। साथ ही हत्या का प्रयास, यानी कि लड़की के साथ मारपीट भी होती है। पैसे के लिए उत्पीड़न की लगातार दहेज के लिए इतना दबाव बनाया जाता है, नहीं तो फिर मारपीट होती थी।
साथ ही लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाने की कोशिश की जाती थी। ऐसी घरेलू हिंसा दहेज जब इस तरह की 9 एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं, तब वो लड़का बेंगलुरु से जौनपुर का सफर करना शुरू कर देता है। 1827 किमी का यह सफर होता है। अब जब ये दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद, फिर एफआईआर, उसके बाद एफआईआर पर एफआईआर, 9 एफआईआर जब हो जाती हैं, 1827 किमी का सफर तय करके वो जौनपुर पहुंचता था ताकि अदालत में जो केस की सुनवाई चल रही थी बात कर सके। लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर हैं। पता चला कि लड़की नहीं आई है। पता चला कि किसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वो चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। पहला मुकदमा होता है और 2024 तक कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पत्नी होती है, जज साहिबा होती हैं, जो फैमिली कोर्ट की जज होती हैं, और इसी बीच में वो कहता है कि मैडम, आप जानते नहीं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे लिखवाने पर जो पति होते हैं, बड़ी संख्या में वो अपनी जान दे देते हैं। तो पत्नी कह देती है, तो फिर तुम पीछे क्यों हो? तुम क्यों नहीं दे देते हो? जब इस तरह की बात थी तो जज साहिबा जब ये बात सुन रही थी तो उसके बाद वो हंस देती है, बजाय वो ये समझाने कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। जज साहिबा हंस देती हैं। इसी बीच में वह परेशान तो रहने लगता ही है, क्योंकि बार बार उसके चक्कर लग रहे थे। वो कोर्ट से सेटलमेंट कराना चाहता था कि किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए, बात खत्म हो जाए, और ये झगड़े जो बन रहे हैं वो झगड़े हो जाने, दूर हो जाने चाहिए। ऐसा आरोप लगता है मीडिया में भी ये सब चीजें वायरल हो रही थीं। जज साहिबा ने डिमांड की, शायद 5 लाख की मांग उस पेश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सीधे सीधे जज से बातचीत जब होती है तो जज साहब पता चलता है कि 5 लाख की डिमांड कर बैठती हैं। वो कहां से लाए इतना पैसा? पहले लगभग 19 लाख से ज्यादा तो अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। अब इस बीच में लगातार पैसे फिर आना जाना। 1800 किमी का सफर कोई आसान नहीं होता है। लगातार जब इस तरह से चल रहा था, इसी बीच सेटलमेंट वाली बात जो आती है तो मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो बच्चा है उसके लिए खर्चे की ये पैसे मांगे जाते हैं। केस में 29 जुलाई 2024 को पति को एक आदेश किया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वो वयस्क नहीं, यानी कि 18 साल तक ना हो जाए, तब तक 40,000 प्रति माह आपको देने ही पड़ेंगे। अब कोर्ट का आदेश था, उसको बात तो माननी ही थी, करें तो क्या करें। इधर जो बात आती है जान देने की, तो कभी सास कह देती है, अरे तुम्हारी तो कोई खबर नहीं आई, हमने तो अखबार भी पूरा देख लिया। इस तरह की बातें जब चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं, तब सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। और इसी तरह से यह 8 दिसंबर 2024 की वो रात उसने अपनी जिंदगी की उसे अंतिम रात बना लिया। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो सोशल मीडिया पर यह पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की एक कहानी थी। साथ ही यह 84 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उसने बातचीत की थी, लोगों के समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया, उसको लेकर वह परेशान हो चुका था। तब वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। अब इसी बीच में जब ये पूरी कहानी बन जाती है, उसके बाद फिर लड़के का जो भाई होता है, जिसका नाम विकास मोदी होता है, वह बेंगलुरु पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराता है, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर जो होता है सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। हर किसी के मोबाइल में पूरी कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब यहां से 2-4 पत्रकार सीधा जौनपुर के उस रोहटा इलाके में पहुंच जाते हैं। जाकर वहां बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पत्रकारों की, यानी 11 दिसंबर 2024 जैसे घंटी बजाई जाती है, आवाज लगाई जाती है, लेकिन ना कोई घंटी पे आता है, ना ही कोई आवाज आता है। लेकिन इसी बीच में जब पत्रकारों ने कैमरा चलाना शुरू किया तो लड़का, यानी कि जो साला होता है वो, और साथ ही जो उसकी अतुल की सास होती है, वो बालकनी से झांकते हुए उन्हें डांटते डपट हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना। यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा।
इनकी सीधे सीधे धमकी पूरे देश भर में एक कहानी चल रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए, और इसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत तो देखिए कि मीडिया वालों को पूरी तरह से धमकाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर लोगों ने एक तरह से ट्रेंड शुरू कर दिया और इसमें आवाज उठानी शुरू कर दी कि इसमें इस लड़के को यानी कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए। और जो उसकी कहानी वायरल होती है, जब वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूं, मेरे पैसे कमाने से मेरे ही दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं ताकि मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरी माँ, ये सब कोई भी परेशान ना हो। साथ ही वो यहां तक भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पत्नी का भी नाम लेता है, साथ ही वो अपने साले का नाम लेता है, अपनी सास का भी नाम लेता है। आगे जो उसने वीडियो में बोला है, जो उसने पत्र में लिखा है, इस पत्र के कितने मायने होंगे, कितने नहीं होंगे, जितने आज आवाज उठ रही है। क्या इस आवाज पर लोगों की जज या कोई कोर्ट पसीज सकता है? क्या वाकई में इन्हें इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उस लड़के ने जो जाते जाते कहा, वो वाकई सबको भावुक कर गया। उसकी जो कुछ अपीलें थी, वो अपील वाकई, मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो अतुल के साथ हूं, क्योंकि अतुल ने जो कहा है कि उसका जो बेटा है वो उसके माता पिता को मिल जाना चाहिए। उसकी पत्नी शायद सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा आदमी, एआई इंजीनियर जो इस तरह की बातें कर रहा है, जो मरने से पहले ये अपनी बातें बता रहा है, वो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि वो ईश्वर के पास जा रहा था। इसलिए ईश्वर के पास जो जाते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो ये कहता है कि तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए जब तक इंसाफ न मिल जाए। यदि इंसाफ मिल गया तो ठीक है, अगर इंसाफ न मिले तो उसी कोर्ट के सामने जो नाला या डर होगा, उसी गट्ठर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए, और साथ ही उसकी पत्नी उसके शरीर को छू ना सके, उसकी लाश को छू ना सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। साथ ही कई तरह के मैसेज भी देके गई है। जब कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज को बारीकी से परखे, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसके टूटने का सिर्फ एक भी यह भी कारण हो सकता है। पहली एफआईआर जब दर्ज होती है, एफआईआर की कॉपी जब हमारे पास हमें भी मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं उस एफआईआर कॉपी में इतनी सटीक भाषा लिखी हुई है जिससे कोई बचने की कोशिश भी करे तो शायद आसान नहीं होगा। इसलिए किसी बहुत मजबूत तरीके, किसी जानकार ये रास्ते दिखाए होंगे। यही कारण है कि एक के बाद एक 9 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते चले गए और वो लगातार टूटता चला गया। दोस्तों, ये थी अतुल सुबश की दुख भरी कहानी।